दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सम्याल और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, इस देश में वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन फिर भी कभी कभी सरकारों को बड़ा लड़ना पड़ता है, सरकारों के साथ भी लड़ना पड़ता है। और कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जो आंख मूंद के रखती हैं, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं वो जड़ से भी केस को खंगाल के ले आती हैं और एक इंसाफ की उम्मीद जगाती हैं। और यहाँ इस समय जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार इस समय देश में चल रही है जिसमें जो नाउम्मीद लोग हो चुके थे उनको भी अब उम्मीद की किरण उसमें दिखाई दे रही है। और लगता है कि धीरे धीरे, चाहे वर्षों बाद भी, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलेगा। और यही आज की जिस घटना के बारे में मैं बात करूंगा, ये घटना है सरला भट्ट की। सरला भट्ट, जी हाँ, 1989-90 का वो दशक जब पाकिस्तान ने कश्मीर में पूरी तरह से अपना वर्चस्व, मैं कहता हूँ कि इनडायरेक्ट वे में अपना वर्चस्व साबित कर लिया था। और उस समय के जो नेता थे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे और इनकी जो सरकार थी, ये जितने भी कश्मीरी नेता थे, और उसमें मुख्यतः जो कांग्रेस के हाथ में कठपुतली थी वो थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला और उनके जो वर्चस्व की पार्टी, जिसका हमेशा कश्मीर की राजनीति में वर्चस्व रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी तूती बोला करती थी। और उसी दौर में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार स्टार्ट हुए और इस प्रकार के अत्याचार स्टार्ट हुए कि धीरे धीरे घाटी से पलायन होने लगा। और उसी में थी एक सरला भट्ट। जी हाँ, सरला भट्ट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की रहने वाली थी। बड़ी ही होनहार वो महिला थी, होनहार, जिसे अपने कह सकते हैं कि अपने ज़माने में वो एक अच्छी, जिसकी पकड़ पढ़ाई में, अन्य सामाजिक रुचियों में भी थी, उसका नाम था सरला भट्ट। यहाँ तक मैंने उनके बारे में रिसर्च किया तो ये मोटा मोटा ये था कि इंग्लिश में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद चूंकि उन्हें कहा यह जाता कि उन्हें पेड़ पौधों से बड़ा प्यार था, वो पेड़ पौधों का बड़ा ध्यान रखती थी और इंसानियत उनमें कूट कूट के भरी थी। और उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा प्रोफेशन को वो अडॉप्ट करेंगी जिससे वो समाज की सेवा कर सकें। और उसके बाद उन्होंने जो नर्सिंग में एडमिशन लिया और उसके बाद चूँकि पढ़ने में वो काफ़ी तेज थी, और उसके बाद जो एक एंट्रेंस हुआ, उसके बाद उनकी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिन्हें स्किम्स भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, उसमें उनके बतौर नर्स उनका जॉब मिली। और ये वो दौर था जब कश्मीर में गली गली में ये मस्जिदों से ये आवाज़ें आती थी, अनाउंसमेंट्स होती थी और ये कहा जाता था कि कश्मीरी हिंदुओं पंडितों को बोला जाता था कि आप कश्मीर छोड़ दें। और ये वही दौर था, यहाँ ये कहा जाता था कि अपनी महिलाओं का यहाँ छोड़ दें और आप यहाँ से चले जाएं। उस दौर में बड़ी मात्रा में जब टीकालाल, टपलू, नीलकंठ गंजू, इन सब लोगों की हत्या हुई और आप समझ सकते हैं कि इनकी हत्याओं के बाद एक खौफ सा जागा। और उसके बाद आपने जैसे बीएसएफ के कुछ अधिकारियों को भी दिन दहाड़े मार दिया गया, इससे खौफ पनपा और लोगों ने कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान जो सरला भट्ट थी, इन्होंने यह निर्णय लिया कि वो कश्मीर नहीं छोड़ेंगी। वो वहीं पे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रह के उन्होंने अपनी जो सर्विसेज थी वो जारी रखी। और चूँकि परिवार की जिम्मेवारी भी उन पर थी और बीच बीच में वो अपने गाँव, अनंतनाग ज़िले में उनका गाँव था, वहाँ पे वो आती जाती रहती थी। लेकिन यहीं से वो मिलिटेंटों की आंख में खड़कने लगी और एक रात उन्हें, एक सुबह उन्हें, जब वो ड्यूटी पे थी, वहाँ से किडनैप कर लिया जाता है। और साथ ही उस किडनैपिंग के बाद 5 दिन उन्हें किडनैप करके रखा जाता है। और आप सोच सकते हैं कि वो 5 दिन उनके ऊपर कितने जुल्म सितम भरे होंगे। और 5 दिनों के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो एक सड़क किनारे फेंक दी जाती है। और उस डेड बॉडी में जगह जगह पे वो जो उनके बदन पे थे सिगरेट के निशान थे, जलाए हुए सिगरेट से उनके जिस्म को दागा गया। और आप सोच सकते हैं कि इन 5 दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ। दिल को दहलाने देने वाली ये घटना है। और जब उनकी डेड बॉडी, और उसके बाद भी आलम ये देखिए, जब उनके परिवार को ये पता चलता है, उनके परिवार की तरफ से कुछ लोग जब वो डेड बॉडी उठाने जाते हैं तो उन्हें कंधा देने के लिए, वो बॉडी उठाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। बहरहाल किसी तरीके से वो उनकी डेड बॉडी को घर लाया जाता और बकौल उनके परिवार के सदस्यों ने ये बताया कि जब उन्हें वो उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लिया जाता है तो वहाँ भी वहाँ 100-150 लोग वहाँ होते थे। और वो उन्हें ये जब वो देखते हैं तो उन्हें देख के वो उन्हें नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि, और ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम दल्ले अभी तक यहीं। और जिस प्रकार उनका वो वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको उनकी अस्थियों की राख तक नहीं उठाई देने
जाती है और किसी तरह से उन बकौल उनके भाई ने ये बताते हैं कि किसी तरह से वो एक अस्थियाँ और एक ब्रीफ केस लेके, क्योंकि उनके घर जब ये घर अस्थियाँ लेके वो घर आए, कमरे पे उन्होंने उनकी हस्तियाँ टांगी थी, उनके घर के गेट के ऊपर ब्लास्ट किया जाता है, घर की दीवार तोड़ दी जाती है। इस प्रकार के हादसे से ये परिवार वहाँ से लगता है और इन सब घटनाओं के पीछे जो मास्टरमाइंड निकलता है वो यासीन मलिक निकलता है। जी हाँ, ये वही यासीन मलिक जिसे पूर्व की सरकारों ने शांति दूत बना के रखा, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेड कॉर्पेट बिछा के अपने ऑफिस से उससे मिलते हैं, उससे डिनर करते हैं और इस तरह से प्रोजेक्शन यासीन मलिक की जाती है कि वो शांति का मसीहा है। बड़े बड़े सेमिनार्स में उसे भाषण करवाए जाते हैं और वो व्यक्ति जो इंसान के रूप में जिसके अंदर एक भेड़िया था, जिसने ना जाने कितने कत्लो घारत वहाँ कश्मीर में मचाई थी और एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 1989 से 1990 के बीच लगभग 208 जो हत्याएं थी वो कश्मीरी पंडितों की गई थी। और सोचिए आज लगभग 37 वर्ष बाद खिरजा टिका सरला भट्ट की यहाँ भी उसकी आत्मा होगी, वो थोड़ा सुकून तो ज़रूर मिलेगी कि देश में एक ऐसी सरकार तो आई है, कुछ ऐसे लोग तो आए हैं जिन्होंने उसे इंसाफ दिलाने की मुहिम तो छेड़ी है। कहा जाता है कि जब ये केस इसकी फाइल रीओपन की गई और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उनका केस सौंपा गया तो लगभग 2 साल लग गए। 2 साल लग गए उन्हें इस केस की कड़ियाँ एक दूसरे से जोड़ने में। और कहा यह जाता है कि जब ये केस पहले भी खुला था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इसको आगे प्रोसीड करने से मना कर दिया था कि इसमें उस समय 28 वर्ष हो गया, तो उन्होंने कहा था कि इस समय तक तो साक्ष्य भी मिट जाते हैं और जो गवाह हैं उनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसा केस इस केस को लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन फाइल को ओपन करने का काम शुरू किया और जिस प्रकार 2 साल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उस पर मेहनत की और कड़ियों को जोड़ा और फाइनली 737 पेजों की एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पिछले हफ्ते ही पेश की गई और अब उम्मीद जगी है कि वो यासीन मलिक जो ऑलरेडी टेररिस्ट फंडिंग केस में, जिन्हें कहा जाता है मिलिटेंट फंडिंग केस में, वो ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और उनके ऊपर ये केस अब डाला गया, इस आतंकवादी के ऊपर ये केस डाला गया, इस दुर्दांत व्यक्ति के ऊपर ये केस डाला गया। परिवार ये मांग कर रहा है कि पिछले कई सालों से इस यासीन मलिक को उन्होंने जेल में पूरी प्रोटेक्शन के साथ उसे इसकी एक दामाद बना के रखा हुआ है। बस समय आ गया है कि उसे फांसी, हैंग टिल डेथ, उसे फांसी की सज़ा दी जाए और होनी भी चाहिए इस व्यक्ति को। हम समझते हैं कि जिस प्रकार का तांडव यासीन मलिक ने कश्मीर की राजनीति में खेला है और जिस प्रकार सरला भट्ट, वो युवती जिसके कितने अरमान थे, और सोचिए 5 दिनों में उसके शरीर के साथ, हालांकि ये तो कहा गया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो यही कहा गया कि गोली मार के उनकी हत्या की गई थी और किसी प्रकार की रेप की पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो 5 दिन किस प्रकार के वहशी भरे दिन होंगे, किस प्रकार का जुल्म और सितम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पोस्टमार्टम में भी नहीं आती हैं, उनकी बॉडी के साथ किया गया होगा। तो बहरहाल हम समझते हैं कि सरला भट्ट को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि कुछ पन्ने, कुछ किस्से इतिहास में के पन्नों में बुला दिए जाते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाना चाहिए। इंसानी ज़िंदगी की बड़ी कीमत है। जुल्म जब किसी पे किया जाता है उसका परिवार जानता है, वो लोग जानते हैं जो इस हादसे से गुज़रते हैं, इस सदमे से गुज़रते हैं। सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरी होगी जिसका शव उठाने के लिए उसे कंधे नहीं मिले, जिसके शव का अंतिम संस्कार उसे नहीं करने दिया जाता है, उसकी अस्थियाँ नहीं उठाने दी जाती हैं और रातों रात परिवार को वहाँ से भागना पड़ता है। और वो व्यक्ति जिसने ये सारा किया, जब उसका परिवार अपने आंखों से देखता होगा कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में जा रहा है, डिनर कर रहा है, बड़े बड़े सेमिनार्स में शांति दूत बन गया और महात्मा गांधी की टोन में बोलना शुरू हो जाता और कहता कि महात्मा गांधी के रास्ते पे मैं, वो कहते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और राज उस परिवार को उम्मीद जगी है। परिवार ने कहा है कि हम तब मानेंगे ये इंसाफ तब हुआ जब यासीन मलिक फांसी के फंदे पे झूलेगा। और हम भी अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से निकाल के शीघ्र फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, ताकि सरला भट्ट और ना जाने कितने जो मासूम लोग थे जिनकी हत्याओं में यासीन मलिक
एंड कंपनी का या JKLF जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो बिलोंग करते हैं उसका हाथ है, उन आत्माओं को इंसाफ मिले। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जाके ज़रूर बताएं। इस सारे प्रकरण के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है वो भी बताएं। और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत सम्याल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। वो आवाज़ जो लोग उठाने में हिचकिचाते हैं, हम वो आवाज़ उठाएंगे और अपने छोटे से प्रयास से जितना भी हम प्रयास करते हैं इस आवाज़ को आपकी आवाज़ बना के सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप अपना बेहद ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल इंद्रजीत सम्याल को जाते जाते टॉक्स विद इंद्रजीत सम्याल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।